तो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका डिफेंस स्टार के वीकली करंट अफेयर्स में। हम लोग आज जुलाई के पार्ट 3 के करंट अफेयर्स को कवर करने जा रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बसंतर 2 जो बैच है CDS 1 2025 के लिए वो हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के एंड में, इस लेक्चर के एंड में मैं उसकी डिटेल्स के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। चलो भाई, पहले हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखो, सबसे पहला आता है कि करंट कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट बिल 2024 को अप्रूव कर दिया गया है। भाई ये अप्रूव कर दिया गया है तो भाई इस बिल के अंदर कंटेंट क्या है? देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जो बिल है इसको अप्रूव किया गया है कर्नाटक की कैबिनेट के द्वारा, है ना। और इन्होंने बोला है कि 50% 15% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए रखा जाएगा। ठीक है, इतना रिजर्वेशन लोकल्स के लिए रखा जाएगा मैनेजमेंट जॉब्स में, और 75% रखा जाएगा नॉन मैनेजमेंट जॉब्स में। ये सब आपकी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट में रखा जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसे कांड किए हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। उन्होंने सिमिलर लेजिस्लेशन यानी कि कानून लाए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दिया जा सके। तो ये जो एक्ट आपका हरियाणा ने जो लागू किया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है। भाई स्टेट्स जो है वो लोकल रिजर्वेशन के लिए क्यों इतना पुश कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन होना चाहिए? तो देखो, सीधी सी बात है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं। तो रिजर्वेशन अगर यहाँ इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो गवर्नमेंट अपने सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस के वादों को पूरा कर सकती है। प्लस ये आर्गुमेंट भी आता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर जॉब क्रिएट किए गए हैं तो सबसे पहले उन लोगों को दिए जाने चाहिए जो कि उस स्टेट को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। इनको मिलते हैं टैक्स कंसेशंस किसी जगह इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, चीपर लोन्स मिल जाते हैं, भाई सस्ते में लोन्स मिल जाते हैं, सस्ती इंटरेस्ट रेट पे, है ना। तो ये आपके मिल जाते हैं उनको। अब कुछ कंसर्न्स भी आ जाते हैं। कंसर्न्स ये आते हैं कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिजनेसेस माइग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पा रही है। और उसके साथ साथ इसकी वजह से सन्स ऑफ द सॉइल सिंड्रोम जो है वो भी होगा। वो क्या होता है? मतलब कि लोकल्स को प्रेफर करना, है ना। ये बाकी स्टेट्स में भी भाई आपका क्या पुश किया जाएगा। और इससे राइट टू इक्वलिटी जो कि हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 14, 15 और 16, और इसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस आर्टिकल 19(1) में आ जाता है ना, 19(1) का जी में। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये वायलेट किए जाते हैं। फिर बात करेंगे बिहार की। बिहार में बाहर नहीं है क्योंकि 14 ब्रिजेस जो हैं वो कोलैप्स कर गए 4 हफ्तों में। ठीक है, इससे पता चलता है कि स्टेट के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। ठीक है, क्या हाल है भाई, सीधी सी बात है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर और भी काफी जगह पर कई लोगों की मृत्यु हुई थी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजों के कोलैप्स करने से। जैसे कि कैनोपी यानी कि छत का कोलैप्स हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था भाई दिल्ली एयरपोर्ट। इसको लेके बीजेपी और कांग्रेस आपस में आरोप लगा रहे थे। कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना घटिया, इतना पुअर होता है? तो देखो, सबसे पहला रहता है L1 मेथड। ये L1 मेथड किस चीज का रहता है? ये रहता है कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग का। अब इसमें क्या रहता है ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो लोएस्ट जो बिडर रहता है भाई, जो सबसे कम बोली लगाता है, उसको आपका प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, और ये इग्नोर कर दिया जाता है कि भाई क्वालिटी क्या रहेगी, एक्सपर्टीज क्या रहेगी कंस्ट्रक्शन की, और बाकी पैरामीटर्स भी नहीं देखे जाते। जैसे कि मोरबी डैम जो था गुजरात में, है ना, उसका जो सस्पेंशन ब्रिज था वो जब आपका गिरा था, उसको कोलैप्स हुआ था। इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। भाई इससे हम क्या समझते हैं? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किए जा रहे हैं, है ना।
डिजाइन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत बेकार है, इनएडिक्वेट सुपरविजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग। ठीक है, अब भाई देखो सीधी सी बात है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि 7 से 8% जो हमारी जीडीपी का है पर एनम के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से, है ना, और इतना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना है? 4.6%, ऐसा CRISIL ने कहा है। ठीक है, और बाकी पुअर सेफ्टी ऑडिट्स तो आ ही जाते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सेफ क्लियर कर दिया जाता है। सेफ्टी ऑडिट्स जो रहते हैं आपके, उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक आधे बने हुए ब्रिज से 3 लोगों की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो ये भी एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाता है। अब बात होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग। तो देखो सबको पता है, नीति आयोग जो है वो हर बार नहीं बनाई जाती जब हमारी नई लोकसभा आती है ना। तो आयोग का जो टर्म है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी काउंट कर लें, तो वो हमारा रहता है को टर्मिनस। किसके साथ को टर्मिनस रहता है? ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट के साथ को टर्मिनस रहता है ना। जो भी नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से इन बॉडीज का रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका किया गया क्योंकि नई गवर्नमेंट जो है वो जून में इस साल अपॉइंट हो गई थी। फिर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसके साथ 2 और इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, ताकि मल्टीलिंग्विज्म को एजुकेशन में बढ़ावा दिया जा सके। मल्टीलिंग्विज्म का क्या मतलब होता है? कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को बोलने वाले। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव्स जो है ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में आते हैं। इन इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा अस्मिता। इसका मतलब है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ये प्रोजेक्ट बेसिकली इसलिए लाया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स उनकी नेटिव लैंग्वेजेस में दिए जा सकें, उनकी खुद की मातृभाषा में, है ना। तो इसमें तकरीबन 22,000 बुक्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है 22 इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि आगे 5 साल तक चलेगा। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बेसिस पे उनको सिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है भाई, सर यहाँ इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी आ जाती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो यूजीसी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ जाता है, भारतीय भाषा समिति BBS आ जाती है। बहुभाषा शब्दकोश की अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी रिपोजिटरी है ना। ये डिक्शनरी रहेगी, अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग वर्ड्स इसमें रहेंगे। और उसके बाद रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें ट्रांसलेशन को एनहांस किया जाएगा नई टेक्नोलॉजी AI वगैरह का यूज करने के साथ। फिर बात करेंगे कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन सेपी। तो एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में, है ना। किसके अंडर में है? ये है कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशंस। तो जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन यानी कि GHUMIC, ठीक है, ये फैसिलिटी भी इसके साथ इनॉग्रेट की गई है। अब देखो भाई, सेपी की बात करें तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था नॉर्वे एंड इंडिया के द्वारा। ठीक है, और उसके साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी आ जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इनके साथ में आ जाता है। इनका सीधा सा एम है कि वैक्सीन को डेवलप करना है। ठीक है, किस लिए? जो भी इमर्जिंग आने वाली इंफेक्शियस डिसीज हैं उनके लिए, और वैक्सीन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इनका हेडक्वार्टर आ जाता है ओस्लो, दैट इज इन नॉर्वे। फिर बात करेंगे 96 फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च was सेलिब्रेटेड। तो देखो भाई 1929 में ये संस्था स्टार्ट की गई थी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पे अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816, और इसको बनाया गया था रॉयल कमीशन की रिपोर्ट की बेसिस पे। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो था भाई उस टाइम पे, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। इनका सीधा सा एम आ जाता है टू कोऑर्डिनेट गाइड एंड मैनेज रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, जिसमें आपका हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, इसमें आपकी फिशरीज जो है वो भी आ जाती हैं, एनिमल साइंसेस भी आ जाती है पूरी कंट्री में। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च
एंड एजुकेशन के अंडर में काम करती है, जो कि आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आ जाती है। इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो रहते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहते हैं आईसीआर सोसाइटी के, यानी कि ऑटोमेटिकली उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर बात करेंगे इनवर्स ईटीएफ की, जिसको शॉर्ट ईटीएफ या फिर बेयर ईटीएफ भी कहा जाता है। देखो सेबी ने क्या किया है, सेबी ने ये प्रपोज किया है कि हम एक नई एसेट क्लास को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? ये होगी इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफर की जाएंगी, जिसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स जो रहेंगे वो शामिल रहेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके जो इनवर्स ईटीएफ है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। अब ईटीएफ के बारे में बात करें तो ये क्या रहता है, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना। अभी एग्जैक्टली होता क्या, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो रहता है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है अलग अलग डेरिवेटिव्स का यूज करने के बाद, जिससे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, किससे प्रॉफिट मिल सके? एक जो डिक्लाइन आपका होता है किसी भी अंडरलाइन बेंचमार्क में, उसमें जो भी भाई आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट निकल के सामने आ रहा है उसके डिक्लाइन से, उस सिक उसके जरिए भाई ये बनाया जाता है। तो ईटीएफ जो रहते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाता है, जो कि एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स हो सकता है कोई कमोडिटी है, बॉन्ड है, बास्केट ऑफ एसेट्स हैं, लाइक इंडेक्स फंड वगैरह। और ये किससे गेन करता है? ये गेन करता है जो भी अंडरलाइंग बेंचमार्क की आपके कमोडिटीज बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, इनकी वैल्यू में जैसे ही ड्रॉप आता है उससे ही ये गेन करते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स के लिए यूज किए जाते हैं। फिर बात करेंगे, इंडिया ने अश्योर किया है मॉरिशस को कि भाई कंटिन्यूड सपोर्ट चैगोस आइलैंड्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में उनको दिया जाएगा, जो उनका यूनाइटेड किंगडम के साथ चल रहा है। हम इस पूरे आर्किपेलागो को देखें। आर्किपेलागो तो भाई हम सबको पता है, इसका मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि ज्योग्राफिकली क्या है, काफी हद तक सिमिलर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 58 छोटे बड़े आइलैंड्स आ जाते हैं, बहुत लो लाइंग आइलैंड्स आ जाते हैं, जो कि इंडियन ओशन के मिडिल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें की आइलैंड्स की बात करें तो भाई हमारे आ जाते हैं सोलोमन आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डिएगो गार्सिया हो गया। और नेल्सन्स आइलैंड जो है वो यहाँ पर शायद दिख नहीं रहे हैं। नेल्सन्स आइलैंड आई गेस कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? नेल्सन्स आइलैंड भी भाई यहीं पर, हाँ ये रहे। ठीक है, ये भी यहीं पर है। अब डिएगो गार्सिया की अगर हम बात करें तो ये यूएस नेवल सपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर सिचुएटेड है ना। स्ट्रेटेजिकली इनकी लोकेशन कहाँ पर आ जाती है? इंडियन और जो सब कॉन्टिनेंट है भाई हमारा, यहाँ से तकरीबन 1600 किलोमीटर इतना आ जाता है। ठीक है, अब करंटली इसको यूके के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के तौर पे। 2019 में इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने एडवाइजरी ओपिनियन में यूके को बोला था कि भाई आप अनकंडीशनली विड्रॉ कर लीजिए इस आइलैंड्स। तो भाई यही मुद्दा जहाँ पर चलता है। अब बात करेंगे R21 मैट्रिक्स एम की, तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है आइवरी कोस्ट, ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने नई वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एक्स को, जो कि मलेरिया वैक्सीन है, उसको बच्चों के लिए यूज करने की अनुमति दे दी है, जो कि 2 साल से कम के आ जाते हैं, है ना। मलेरिया तो भाई हम सबको पता है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है, जिसका जेनस क्या होता है? इसका जेनस होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके जरिए होता है, जो कि ह्यूमस में फैलता है कुछ अलग अलग तरह के मॉस्किटोज से। अब अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो ये हमारी सेकेंड मलेरिया वैक्सीन आ जाती है, जो कि WHO ने 2023 में रिकमेंड की थी, आफ्टर इससे पहले आ चुकी है RTS-SAS-01। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, और इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है कहाँ से? नोवावैक्स से। इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर और स्केल किया जाएगा। ठीक है, इसके जरिए जो आपके प्लाज्मोडियम्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है स्पोरोजाइट। ठीक है, उनको क्या किया? उनको टारगेट किया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। फिर
फिर हम बात करेंगे रवांडा की, जिसकी कैपिटल है किगाली। तो रवांडा के जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, यानी कि जो उनके एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 4th टर्म के लिए चुनाव जीत लिए। ठीक है। रवांडा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि इक्वेटर के साउथ में लाई करती है। ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। अब इसके साथ साथ इसके नॉर्थ में आ जाता है युगांडा। तंजानिया जो है वो इसके ईस्ट में आ जाता है। बुरुंडी जो है भाई वो इसके साउथ में आ जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके वेस्ट में आ जाता है। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है द लैंड ऑफ 1,000 हिल्स। ठीक है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है इट इज माउंट करीसिम्बी, सॉरी माउंट करीसिम्बी। ठीक है, माउंट करीसिम्बी आ जाता है जो कि विरुंगा रेंज में आता है। मेजर लेक्स में आ जाते हैं लेक किगू, लेक मोहाजी वगैरह। मेजर रिवर्स में आती है अकागेरा, अकानयारू, मुकुंदवा आ जाती है जो कि नाइल बेसिन में लाई करती है। और रुबाइरो, रोहबा और रुइसीजी आ जाती है जो कि कॉन्गो नदी के बेसिन में लाई करती है। फिर हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी अप्रूव सपोर्ट फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया। तो ये जो फाइनेंसिंग है ना, इस फाइनेंसिंग के जरिए मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी MFF जो है भाई, मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ एडीबी क्या करेगा, फंड प्रोवाइड कराएगा अपने क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से, है ना, और ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज से। लोन्स जो आपके अवेलेबल कराए जाएंगे ये कराए जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी के दूसरा बैंक आ जाता है नाबार्ड। नाबार्ड को हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड को हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब अगर हम रूफटॉप सोलर पावर की इंडिया में बात करें तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इंडिया में? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करेंगे तो इट इज 11 गीगावाट, है ना, दिसंबर 2023 के हिसाब से देखें। यानी कि रेसिडेंशियल सेक्टर में भी ये 2.7 गीगावाट आ जाती है। ठीक है, इसमें रेसिडेंशियल सेक्टर जो है वो 2.7 गीगावाट को कवर करता है और 11.08 गीगावाट जो है वो ओवरऑल। अब इस लिस्ट में गुजरात टॉप पे आ जाता है 2.8 गीगावाट के साथ। फिर आता है महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ। पोटेंशियल की बात करें तो 25 करोड़ हाउस होल्ड जो इंडिया में है उनके पास ये पावर है कि वो 637 गीगावाट को अपनी छतों पर इंस्टॉल करवा सकते, अकॉर्डिंग टू CEEW, काउंसिल और एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल पास बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखो भाई, पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 जो है उसको प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रखा गया था। किसने रखा था? वो रखा था भाई हमारे गवर्नर ने। ठीक है। अब ये जो बिल है, ये बिल बेसिकली क्या प्रपोज कर रहा था? ये बिल ये प्रपोज कर रहा था कि भाई गवर्नर को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा सीएम से। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि भाई गवर्नर अभी सारे स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, अब सीएम को बनाया जाएगा। तो देखो भाई, इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें कि भाई जो स्टेट के बिल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए क्यों और कैसे रिजर्व किए जाते हैं और उससे क्या सामने निकल के आता है। तो देखो, आर्टिकल 200 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि गवर्नर के पास एक पावर है बिल्स के रिगार्डिंग जो कि स्टेट की विधानसभा ने पास की, स्टेट की लेजिस्लेचर ने पास की हैं। मतलब गवर्नर ऐसे बिल्स को क्या कर सकता है, गवर्नर ऐसे बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है ना। अब ये जो रिजर्व्ड बिल है इसका इनेक्टमेंट कब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, कि प्रेसिडेंट इसको अपनी हाँ करेंगे या फिर वो इसको क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे। और गवर्नर का फिर इसमें फर्दर कोई रोल नहीं रहता। अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वापस वापस प्रेसिडेंट इस बिल को गवर्नर के पास भेज देते हैं कि भाई आप इसको भेज दीजिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। ठीक है, इस रिकंसिडरेशन के लिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको दोबारा रिकंसिडर करेगी 6 महीने के अंदर और उसके बाद फिर वो क्या करेगी, प्रेसिडेंट के पास उसको भेजेगी। लेकिन अगेन प्रेसिडेंट के लिए अब भी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि भाई उनको इस रिकंसिडर्ड बिल को अपनी असेंट देनी होती है। ऐसा लोकसभा राज्यसभा के केस में होता है, लेकिन स्टेट विधानसभा के मामले में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम गवर्नर की स्टेट बिल्स के बारे में पावर्स की बात करें तो एक बार कोई भी बिल जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया वो गवर्नर के पास भेजा जाता है। अब गवर्नर के पास रहते हैं कुछ 4 ऑप्शंस कि भाई सबसे पहले तो बंदा अपनी एसेंट ग्रांट करे, यानी कि इसकी वजह से बिल आपका लॉ बन जाता है, बंदे ने हाँ कर दिया कि भाई ठीक है बना दो। दूसरा रहता है कि आपने अपनी एसेंट को क्या कर लिया, विदहोल्ड कर लिया,
इससे क्या होता है कि बिल आपका रिजेक्ट हो जाता है, खत्म, खल्लास। उसके बाद आता है कि भाई रिटर्न कर देना बिल को रिकंसिडरेशन के लिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को दोबारा से पास कर दिया, है ना, ये चाहे तो उसमें अमेंडमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब इस केस में गवर्नर के पास जब दोबारा बिल जाएगा तो गवर्नर को उस बिल को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो हमने भी डिस्कस किया था कि रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी आए हैं गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर, कि गवर्नर जो है वो कानून कैसे बना सकते हैं। तो इसमें एक आता है स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023 का आ जाता है। यानी कि इसने ये बोला था कि गवर्नर कैन नॉट वीटो लेजिस्लेचर बाय सिंपली विदहोल्डिंग असेंट टू अ बिल। कि गवर्नर जो है वो आपका किसी भी कानून, किसी भी बिल जो है उसके ऊपर वीटो नहीं लगा सकता, सिंपली अपनी असेंट को विदहोल्ड करने के साथ ही साथ उसको नॉर्मली बिल को रिटर्न करना ही पड़ेगा असेंबली को, है ना, अगर अपनी असेंट विदहोल्ड कर रहे हैं तो। उसके बाद एक और केस आता है शमशेर सिंह केस 1974। इसने ये बोला था कि गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, जब वो बिल को होल्ड करके रखे, विद होल्ड करके रखें अपनी एसेंट किसी भी पर्टिकुलर बिल के लिए, या फिर रिटर्न कर रहे हैं बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, उनको एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से काम करना पड़े। फिर बात करेंगे पेरिस में टू प्री ओलंपिक ट्रिप्स टू प्रूव सीन रिवर क्लीन अहेड ऑफ 2024 गेम्स। तो भाई ये जो सीन रिवर है ये फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आ जाती है ना। लॉयर जो है वो सबसे नंबर 1 पे आती है। ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? ये फ्लो करती है भाई आपकी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में। ठीक है, ये पेरिस से आपकी होती हुई जाती है। ठीक है, ये पेरिस से होती हुई जा रही है सीन रिवर, और उसके बाद यहाँ इंग्लिश चैनल में ट्रेन हो जाती है। इस जगह का नाम है ले हैवर। ठीक है, इसका ओरिजिन यहाँ पर होता है डिजोन के पास, जो कि फ्रांस में ही है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में आ जाती हैं मेरने, ओबे और योने। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स और कल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रांस के लिए। सेंचुरी से पेरिस आ ही जाता है भाई सीन रिवर के बैंक्स पे, है ना। यानी कि ये आपकी बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बहुत सारे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, लाइक सेंट चैपल आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ नोट्रे डैम का जो कैथेड्रल है, जिसको बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में पोर्ट्रे किया है, ये भी आ जाता है, प्लस आईफल टावर भी आ जाता है। फिर बात करते हैं देयर हैज बीन आउटब्रेक ऑफ चांदीपुरा वायरस इन गुजरात। तो चांदीपुरा वायरस को CHPV के नाम से भी जाना जाता है, चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस। ठीक है, ये आपका एक RNA वायरस है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि रैप्डोवायरिडाई फैमिली को बिलोंग करता है। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, रैप्डोवायरिडाई, इस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, ये इसके अंदर हमारा रेबीज का जो वायरस है वो भी आ जाता है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1965 में चांदीपुरा नाम के गांव में, जो कि महाराष्ट्र में लाई करता है। ठीक है, ये किन लोगों को अफेक्ट करता है? ये 9 महीने से लेके 14 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करता है ना। और इसके साथ साथ इसका जो ट्रांसमिशन है वो वेक्टर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के द्वारा हो जाता है, और ये जनरली रूरल एरियाज में देखा जाता है। फिर बात करेंगे ऑपरेशन नन्हे फरस्ते। तो तकरीबन 84,119 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा अंडर द ऑपरेशन नन्हे फरस्ते पिछले 7 सालों में। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा एक मिशन आ जाता है जिसमें चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया जाता है, जिनको केयर और प्रोटेक्शन चाहिए होती है अक्रॉस वेरियस इंडियन रेलवे जोन्स। फिर हम संत ज्ञानेश्वर की बात करेंगे। तो एनुअल जो आपकी तीर्थ यात्रा होती है संत ज्ञानेश्वर महाराज की, वो आपकी स्टार्ट की गई आषाढ़ी एकादशी को, कल भी एकादशी थी। ठीक है, यानी कि हर साल जो आपके वरकारी सेक्ट के फॉलोअर्स हैं, जो कि भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा शायद, भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, वो प्रोसेशन को स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेशन को कहा जाता है वारी, और ये स्टार्ट किया जाता है देहू और अलांदी से। ठीक है, और ये कहाँ खत्म होता है? ये खत्म होता है भाई हमारा पंढरपुर में। पंढरपुर में ही विट्ठल जी विराजमान है, और ये किया जाता है आषाढ़ी एकादशी पे। अब इनकी बात करें अगर हम संत ज्ञानेश्वर की, इनका जन्म अलांदी महाराष्ट्र में हुआ था। ही वॉज अ 13th सेंचुरी मराठी संत, पोएट, फिलोसफर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड फिगर्स में काउंट किए जाते हैं, जो कि भक्ति मूवमेंट के पार्ट में आ जाते हैं, खासकर महाराष्ट्र में।
इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की, जो कि भगवत गीता के ऊपर एक कमेंट्री है, और अमृत अनुभव इनको मराठी में भी रचा। और हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी डिवोशनल पोएम्स की रचना की, जिनको अभंग कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, ICAL, इनॉग्रेटेड इन राजकोट, गुजरात। तो ये हमारी कंट्री का पहला है, और इसका सीधा सा एम क्या है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना है। किस चीज के लिए सेटअप करना है? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना है फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडीज। जो भी लोकल गवर्नेंस बॉडीज होती हैं हमारी, है ना, उनको उनको ऑडिट करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनको ऑडिट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है पॉलिसी मेकर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे काम करेगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑडिटर्स। यानी कि ऑडिटर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जाएगी, उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाएगा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। ये इंश्योर किया जाएगा कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेसमेंट और सर्विस डिलीवरी जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, और उसके साथ साथ एक नॉलेज सेंटर और थिंक टैंक के लिए भी काम करेगा, जो कि ग्रास रूट लेवल के मुद्दों को सॉल्व करेगा। अब भाई ICAL की रिक्वायरमेंट क्या है इंडिया में? तो देखो भाई, हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख पंचायत आ जाती है ना, 8,000 अर्बन लोकल बॉडीज, ULBs, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, नॉलेज को एक्सचेंज करना है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बराबर उनको लेके आना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपका सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी कि साई जो है उनके साथ में अलाइन किया जा रहा है। ठीक है, और फंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो फंड का पैसा आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। म्यूनिसिपैलिटीज अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए यूज ही नहीं करती। ठीक है, तो करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म की बात करें लोकल बॉडीज में, तो एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, ELFA जो रहते हैं, या फिर DLFA जो रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स के द्वारा ज्यादातर स्टेट्स में ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आ जाते हैं। कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, लाइक भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आ जाता है ना। उसके बाद बात करेंगे नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, GVC। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है भाई हमारा US 4.3 ट्रिलियन ग्लोबली पहुंचने वाला है, और US 55 बिलियन आपका इंडिया में पहुंच गया 2022 में। ये 2022 का डेटा है। ठीक है, चाइना आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर आ जाता है। 16% वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन चाइना के अंडर में होता है। अब इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है? तकरीबन 25 बिलियन एनुअली भाई हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि बाहर भेजते हैं, जो कि ग्लोबल शेयर में सिर्फ 1% है। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया 2030 तक US 500 बिलियन अचीव करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में, है ना। 75% भाई जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है हमारा, ये GVCs यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट है। ये किसी पर्टिकुलर कंट्री तक भाई आपका नहीं सीमित, इसमें मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे WEF रिलीजेस द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ये एम्फेसिस किस पे पुट करती है? ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे करती है। भाई जो आपके ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो पहले हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं, उनके उनके रोल को आउटलाइन करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, इनको फिन इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, यानी कि फाइनेंस वाले इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, इसको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो कि सोशल मीडिया का यूज करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिकमेंडेशंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में या उनसे जुड़े हुए मैटर्स के बारे में। तो इनके ऊपर, इनके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो इंडिविजुअल्स के फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप दे सके। अब सेबी की जो है वो कुछ एक्शंस आ गए हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के लिए। सेबी ने क्या किया है? सेबी ने आपका एक प्रपोजल लेके आया है कि भाई जो आपके फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको किसी भी रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ में एसोसिएट नहीं किया जाएगा, उसको टोटली बैन कर दिया जाएगा। जो भी अनरजिस्टर्ड आ जाते, रजिस्टर्ड वाले नहीं, जो भी अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स आ जाते, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स को बचाया जा सके इस तरह के सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर से। नेक्स्ट बात करेंगे इनेबलिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, रिपोर्ट रिलीज बाय एसोचैम। तो ये जो रिपोर्ट है इसने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट्स है।
ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका वो जगह रहती है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है और ट्रांसमिशन किया जाता है फंड्स का और डेटा का ओवर द इंटरनेट। की फाइंडिंग्स की बात करें यानी कि ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले बात करेंगे तो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स जो है यानी कि ग्लोबल बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट है ना, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स जो है वो आपका ग्लोबल बिजनेस टू कंज्यूमर तक पहुंचता चला जा रहा है और ग्लोबल B2C मार्केट की जो वैल्यू है इट इज US $6 ट्रिलियन और ये पहुंच जाएगी $8 ट्रिलियन 2026 तक। इंडिया की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक ई कॉमर्स हमारा मार्केट जो है वो $83 बिलियन पे था 2022 में, ठीक है, जो कि 2026 तक कितना पहुंच जाएगा $150 बिलियन पहुंच जाएगा। ठीक है, मिडिल क्लास बढ़ती चली जा रही है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, डिजिटाइजेशन पेमेंट्स का बढ़ता चला जा रहा है यूपीआई के थ्रू, तो ये कुछ की ड्राइवर्स आ जाते हैं। ई कॉमर्स अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें कि भाई हम कितना बाहर भेजते हैं तो 2023 की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था 4 से लेके $5 बिलियन के बीच में, ठीक है, यानी कि 0.9% से लेके 1.1% ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में इतना हिस्सा हमारा जो है वो ई कॉमर्स का था। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट्स को तकरीबन 50 से 60 गुना बढ़ना पड़ेगा ताकि हम 200-300 बिलियन टारगेट को जो है 2030 तक अचीव कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र JAK इनॉग्रेटेड इन मॉरिशस। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे पता चलता है कि इंडिया और जो आपके लिटोरल आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन रीजन के, ठीक है, उनके बीच में बढ़ते हुए रिश्ते। इंडियन ओशन कंट्रीज में 36 लिटोरल और 11 जो है वो आपकी हिंटरलैंड स्टेट्स आ जाते हैं। हिंटरलैंड यानी कि पोर्ट के पीछे वाला इलाका, ठीक है। अब आईओआर्स के इंटर लिटोरल और आइलैंड नेशंस का भाई बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो आ जाता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो कि भाई सबको पता ही रहता है, यानी कि ये लोग जो जितने भी नेशंस है ना ये उन सी लाइंस के बहुत नजदीक हैं जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि भाई हमारी आ जाती है मलक्का स्ट्रेट, है ना, जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पायरेसी रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का 80% एक्सटर्नल ट्रेड जो है और 90% जो एनर्जी ट्रेड है वो आपका इंडियन ओशन रीजन के थ्रू होता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दूसरा आ जाता है विजन ऑफ रीजनल लीडरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो भाई सीधी सी बात है, इंडियन ओशन रीजन जो है वो एक नया थिएटर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, नए ग्राउंड के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, जहां पर जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है ग्लोबल पावर्स के बीच में, USA फ्रांस वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि इंडिया अपने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम करे, है ना, और जो चाइना का यहाँ पर जो फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है उसको भी कम करे। और उसके बाद एक और आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में जो मैरीन फिशरीज हैं इंडियन ओशन रीजन सप्लाईज कितनी करती है, 15% सप्लाई करती है भाई वर्ल्ड फिश कैच में, ये FAO की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका डीप सी माइनिंग भी की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिसेंटली डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है, किसके डिसीजन को, असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के, ठीक है, और डिक्लेयर किया है कि एक रेसिडेंट को कि भाई आप जो हो वो असम यानी कि इंडिया के सिटीजन हो, है ना। अब अगर हम इन फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये होती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज, पूरी तरीके से नहीं लेकिन इनके अंदर जुडिशरी का एंगल रहता है, इसीलिए इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज बोला जाता है, ठीक है, जो कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंडर में स्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946। अथॉरिटी की बात की जाए तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास पावर रहती है किसी भी इंसान को फॉरेनर डिक्लेयर करने की, ठीक है। इसीलिए अगर कोई बंदा NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से एक्सक्लूड किए जाते हो, है ना, तो इससे ऑटोमेटिकली आपको फॉरेनर प्रूफ नहीं कर दिया जाएगा, क्लासिफाई नहीं कर दिया जाएगा। इनके पास सिविल कोर्ट के बराबर की पावर रहती है और इनको सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन की। तो आइवरी कोस्ट जो है भाई, कहाँ गया आइवरी कोस्ट, यहीं पर था, हाँ ये रहा।
आइवरी कोस्ट जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज और इंटरनेशनल लेक्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है भाई, बहुत बड़ा नाम है, पीडीएफ में देखना। इसको अडॉप्ट किया था हेलेंसिंकी में। ठीक है, हेलेंसिंकी कहाँ आता है? ये आता है भाई हमारा फिनलैंड में। यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया था 1992 में, और ये फोर्स में आया था 1996 में। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कि पार्टीज जो भी इसमें आ जाती हैं जो कि ट्रांस बाउंड्री वाटर्स को रीजनेबली यूज करेंगी, इक्विटेबली यूज करेंगी और इंश्योर करेंगी उसके प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये आ जाती है। दूसरी, इंडिया भाई इसकी कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, यूएन वाटर कोर्सेज कन्वेंशन यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज को 1997 में अडॉप्ट किया गया था, जबकि इंडिया की सिमिलर ट्रीटी आ जाती है इंडस वाटर्स ट्रीटी। ठीक है, जो आपकी 1960 से चली आ रही। अब बात करेंगे गेवर एंड कुसमुंडा कोल माइंस छत्तीसगढ़ की। इनको सेकंड और फोर्थ स्पॉट दिया गया है वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में, जिसको वर्ल्ड एटलस .com ने रिलीज किया है। ठीक है, तो इनके नाम आप पहले देख लो। अब इसके बाद अगर हम इंडिया में कोल के स्टेटस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर आ जाता है, और भाई हम फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व्स, यानी कि डिपॉजिट के हिसाब से फिफ्थ नंबर है, और प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा नंबर जो है वो सेकंड है। ठीक है, 80% जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो हमारे बाइटुमिनस टाइप के रहते हैं। बाइटुमिनस यानी कि जो सेकंड ग्रेड का रहता है। ठीक है, नॉन कोकिंग ग्रेड के रहते हैं। हमारा जो कोल रहता है उसमें ऐश कंटेंट काफी हाई होता है, सल्फर कंटेंट लो होता है, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर भी होता है। इंडिया अपने कोकिंग कोल के लिए, कोकिंग कोल जो रहता है ना, उसको इंडिया मोस्टली इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से मंगाता है। फिर हम बात करेंगे अनकॉन्टेक्टेड इंडिजीनियस मैशोपीरो ट्राइब, मिस्टीरियस ट्राइब जो है वो रिमोट पेरुवियन अमेजन इलाके में पाया गया। ठीक है, इनका जो संख्या है वो आपकी 750 से भी ज्यादा है, और ये लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स माने जाते हैं, जो कि अमेजन के साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहते हैं अभी तक, यानी कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का कोई टच इनके अंदर नहीं पाया गया। ठीक है, ये नोमेडिक हंटर गैदरर्स रहते हैं, इनके साथ कांटेक्ट रोका भी गया है, प्रोहिबिटेड भी किया गया है, ताकि इन मॉडर्न जो डिसीज जिनसे ये लोग अनछुए हैं वो उन तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इनके अंदर कोई इम्यूनिटी उनके लिए डेवलप नहीं की गई। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो इलाका आता है उसको बोला जाता है मद्रे दे दियोस टेरिटोरियल रिजर्व। इसको 2002 में नोटिफाइड किया गया था, उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन इस आइलैंड के जो बड़े बड़े और दूसरे पार्ट्स हैं उनको टिम्बर और बाकी प्रोड्यूस के लिए बेचा जा चुका है। फिर हम बात करते हैं खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है ना एंड स्पोर्ट्स, सॉरी। ठीक है, उन्होंने सेकंड फेज कीर्ति प्रोग्राम का न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, जिसके जरिए जमीन से यानी कि ग्रास रूट टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, है ना, जिसमें 9 से लेके 18 एज के बंदे शामिल रहेंगे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। 20 लाख असेसमेंट 2024-2025 तक करने हैं, सारे स्टेट्स को ऑनबोर्ड करना है ताकि टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके टैलेंट असेसमेंट सेंटर के द्वारा। अप्रोच इनकी सिंपल से रहेगी, जो रहेगी एथलीट सेंटर्ड अप्रोच रहेगी। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको ज्यादा ब्रॉड किया गया है, ट्रांसपेरेंट किया गया है, एसेसिबल किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मलेशिया जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। तो इंडिया और मलेशिया ने एग्रीमेंट किया है कि भाई हम जो है पाम ऑयल और उसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स में कॉपरेशन करें। ठीक है, अब मलेशिया की बात करें तो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आ जाती है, जो कि साउथ चाइना सी से सेपरेटेड है। भाई यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी है, वहां से ये सेपरेटेड है इनटू पेनिसुलर मलेशिया, यानी कि एक तो आपका जो है वो वेस्ट मलेशिया आ जाता है ये वाला। ठीक है, ये पेनिसुलर मलेशिया है, और दूसरा आ जाता है आपका ईस्ट मलेशिया। ठीक है, ये बेसिकली लाई करता है बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, अब उसके मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो फिलीपींस आ जाता है, वियतनाम आ जाता है और सिंगापुर आ जाता है। ये सब इसके मैरीटाइम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर लाई करते हैं।
ठीक है। वाटर बॉडीज की बात करें तो भाई यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, सैलिब सी है, ये सब यहीं पे लाई करते हैं। ठीक है। मेंबरशिप की बात करें तो इनके पास आशियान की मेंबरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एपेक की मेंबरशिप है। इसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट रहता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में प्रिविलेंट है। हाईएस्ट पीक आ जाती है माउंट किनाबालू, सॉरी माउंट किनाबालू, इनकी हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर्स में रजांग है, पहांग है और पेराक है। मेजर लेक्स में अगर हम नेचुरल लेक्स की बात करें तो उसमें इनका आ जाता है पेरा लेक, ठीक है, प्लस सिख चिनी आ जाता है, ये भी इनका नेचुरल लेक्स है। और आर्टिफिशियल में केनियार आ जाता है। ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। फर्स्ट पे आ जाता है इंडोनेशिया। फिर केरल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन केरल 2024 को रिलीज किया है। रिपोर्ट आपका एक सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन का पार्ट है इन द सदर्न स्टेट्स। इसमें सारे सदर्न स्टेट शामिल हैं, यानी कि केरल आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है। ये जो सिंक्रोनाइज एक्सरसाइज है ये मैंडेट की गई है एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी कि आईसीसी के द्वारा, जिसको मतलब आईसीसी का एक चार्टर है जिसको स्टेब्लिश किया गया है इन तीनों सदर्न स्टेट्स ने, कि भाई जो राइजिंग ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, HEC, ह्यूमन एलिफेंट के जो कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं उनको टैकल करने के लिए। ठीक है। हाइलाइट्स की बात करें तो एलिफेंट पॉपुलेशन, अगर हम केरला की बात करें सबसे पहले, तो केरला के अंदर जो एलिफेंट पॉपुलेशन है ये 1793 पहुंच चुकी है। पहले 1920 हुआ करती थी 2023 में, यानी कि कम हुई है। ठीक है। हाई डेथ रेट, यानी कि 40% की जो डेथ रेट है वो पाई गई है अमंग जुवेनाइल एलिफेंट्स, यानी कि नाबालिग हाथियों में जिनकी एज 10 से कम होती है। और इसके साथ साथ एक बीमारी भी पाई जाती है इनके अंदर, इसको कहा जाता है EEHV, यानी कि एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पी वायरसेस। ठीक है। अब HEC को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि ह्यूमन और एलिफेंट्स के कन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि सोशियो इकोलॉजिकल स्टडीज इनके बिहेवियर से किया जाए, कि भाई कब ये फसलों पे रेड करते हैं, है ना, कब इनका बिहेवियर फसलों पे रेड करने का होता है। तो जब फसलों पे रेड किया जाता है तो ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट होता ही होता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इंडियन एलिफेंट की बात करें तो इंडियन एलिफेंट का साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। ये तीन सब स्पीसीज में से एक आ जाता है जो कि एशियन एलिफेंट को बिलोंग करती हैं। बाकी दो आपकी, एक तो सुमात्रन एलिफेंट की आ जाती है और दूसरी आ जाती है आपकी श्रीलंका की। ठीक है। इंडिया में वर्ल्ड की तकरीबन 60% एलिफेंट पॉपुलेशन पाई जाती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कर्नाटक में पाई जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है असम और फिर उसके बाद में आता है केरल। ठीक है। इनका लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर्स होता है। गेस्टेशन पीरियड, यानी कि गर्भ में 20 से 22 महीने रहते हैं। और रिप्रोडक्शन, यानी कि फीमेल जो रहती है वो 18 से 20 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लग जाती है। ठीक है। लीडर किसी भी एलिफेंट ग्रुप का जनरली जो रहता है वो एक फीमेल ही रहती है। और इसके साथ साथ कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इनको डाला है शेड्यूल 1। IUCN ने इंडेंजर्ड की स्थिति में डाला है और साइट्स ने अपेंडिक्स 1 के अंडर इनको डाला। आगे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स चेयर 7th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट। इस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टोल फ्री हेल्पलाइन, जिसको उन्होंने कहा है मानस, इसको लॉन्च किया है। ठीक है। यानी कि मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। ठीक है। अब इसके जरिए सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एनोनिमस यानी कि अज्ञात तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर कोई ड्रग की पेडलिंग कर रहा है तो। ठीक है। इसके साथ साथ कोई ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग की, या फिर कंसल्ट कर सकते हैं ड्रग अब्यूज के मामलों में या फिर एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज से। अब इलिसिट ड्रग ट्रेड की अगर हम बात करें इंडिया में तो 2014 से लेकर 2024 तक 5.5433 लाख केजी की जो ड्रग्स है, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए की, वो सीज की गई। यानी कि 21% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरनेशनली कंट्रोल्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आते हैं, इंडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इंडिया साउथ एशिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ओपिएट का मार्केट भी है ना। नार्को टेररिज्म, जिसको ड्रग्स ट्रेड्स के द्वारा फंड किया जाता है, ये भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट आ जाता है।
फिर बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर एनएलएफपी इन कर्नाटक, ओ सॉरी इन कोलकाता। तो एनएलएफसी का एम है कि लैंडस्लाइड का जो हजार्ड है उसकी मिटिगेशन के लिए क्या किया जा सकता है ना। ड्यू कोर्स में ये क्या करेगा, आपको अर्ली वार्निंग इश्यूज भी दे देगा, सॉरी अर्ली वार्निंग वोलेटिल्स देगा, है ना, सारे लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स के लिए। इसमें रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आ जाएगा जो कि 2030 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा। आर सॉरी LEWS, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। फिर मध्य प्रदेश ने फर्स्ट प्लेस सिक्योर की है अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आ जाती है ना, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, बहुआ के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को फैसिलिटेट करना है ताकि अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन उनको दिलाए जा सके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना। कोविड लॉकडाउन के बाद में इनिशियल इनको वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है 10,000 रुपीज का, और इंटरेस्ट सब्सिडी इनको तकरीबन 7% की भी दी जाती है। मंथली कैशबैक इंसेंटिव भी दिया जाता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे। टारगेटेड बेनिफिशियरी की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स आ जाते हैं जो अर्बन एरियाज में आपके सामान को बेचते हैं। हाँ बस यही। फिर सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू गवर्नर। ये आ जाता है भाई हमारा आर्टिकल 361 के अंडर, है ना। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के लिए, ये पॉलिटी में हम सबने पढ़ रखा है। ठीक है, आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जहां पर प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स आंसरेबल नहीं रहते किसी भी कोर्ट के लिए अपनी पावर्स और ड्यूटीज को अपने ऑफिस में परफॉर्म करते हुए, लेकिन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के कंडक्ट को रिव्यू कर सकती है इन्वेस्टिगेटेड बॉडीज के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 61 में आ जाता है, जो मतलब उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जब वो ऑफिस में होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑर्डर के जरिए जब वो ऑफिस में होते हैं। सिविल सूट्स जो रहते हैं भाई, है ना, फौजदारी के मुकाबले मुकदमे, ये सब चीजें जो हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए फाइल की जा सकती हैं, लेकिन 2 महीने का नोटिस पहले उनको दिया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उन्होंने डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना, कि भाई प्राइवेट जो स्कूल्स हैं इनको बाहर रखा जाएगा RTE के कोटा एडमिशंस के दायरे से। ठीक है, क्योंकि इसके जरिए जो डिसएडवांटेजेस और इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइवेट स्कूल में सीट्स रिजर्व की जाती हैं। हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि दिस इज अल्ट्रा वायर्स, यानी कि ये RTE एक्ट और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ने 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो आपका शामिल किया था, जो कि DPSP में भी आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स में भी आ जाता है, और इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसका मेंशन है। ठीक है, RTE के प्रोविजंस की बात करेंगे तो ये एक्ट फंडामेंटल राइट बनाता है हर बच्चे का जो कि 6 से लेकर 14 साल तक है, और ये आपका सिर्फ है एलिमेंट्री एजुकेशन के। ठीक है, यानी कि मिनिमम नॉर्म्स एलिमेंट्री स्कूल्स में क्या होने चाहिए, सारे प्राइवेट स्कूल्स को 25% सीट जो है उन बच्चों के लिए रिजर्व करनी है जो कि डिसएडवांटेजेस सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे यूरेनियम कंटामिनेशन इन वाटर की। तो जो नई स्टडी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की, ठीक है, वहाँ के साइंटिस्ट मतलब बेसिकली स्टडी की है और ये कंक्लूड किया है कि यूरेनियम का जो कंसंट्रेशन है वो आपका 60 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के हिसाब से पहुंच रहा है ड्रिंकिंग वाटर में, और वो इंटायरली सेफ है। 2021 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने ये रिवाइज किया था कि एक्सेप्टेबल लेवल यूरेनियम कंसंट्रेशन का ड्रिंकिंग वाटर में आपका 60 से लेके 30 माइक्रोग्राम्स पर लीटर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यूरेनियम कंटेमिनेशन की बात करें तो यूरेनियम आपका एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये वाटर को कंटेमिनेट करता है जियोजेनिक प्रोसेसेस के जरिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ग्राउंड वाटर का होता है, उसके डिक्लाइन, नाइट्रेट पॉल्यूशन होता है उन जगह पर।
हार्मफुल इम्पैक्ट भी होते हैं यूरेनियम कंसंट्रेशन के। इसके जरिए किडनी डैमेज होता है जिसको नाइफ्रेटिस कहा जाता है, और कैंसर वगैरह भी हो सकता है। फिर बात करेंगे, रिसर्चर्स डेवलप्ड अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स स्टाइरोफोम इनटू द हाई वैल्यू कंडक्टिंग पॉलीमर पैडॉट पीएसएस। ठीक है, पैडॉट पीएसएस आपका एक आ जाता है पॉलीमर, है ना, जिसके इलेक्ट्रॉनिक और उसके साथ साथ आयनिक कंडक्टिविटी दोनों पाई जाती है। पैडॉट पीएसएस जो है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है पॉलीस्टीरीन के सल्फोनेटिंग के बाद में, जो कि एक सिंथेटिक प्लास्टिक होता है जो बहुत तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर्स और पैकेजिंग मटेरियल्स में पाया जाता है। फिर नई प्लांट स्पीसीज जिसका नाम है फ्लोगोसेंथस सुधांशु शेखरी हैज बीन डिस्कवर्ड इन ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर हम ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो भाई ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है भाई? ये हम मैप पे दिखाई नहीं गई है क्या? ठीक है भाई नहीं दिखाई गई। ठीक है, आ, मैंने मैप ही शायद गलत यूज कर लिया है। चलो कोई बात नहीं। तो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मैप तो सही है, अरुणाचल प्रदेश का ही है, बट ईटानगर इसमें क्यों शो नहीं किया है, आई डोंट नो। हाँ ये है तो भाई, ईटानगर है तो, सॉरी। ठीक है, ये आ जाता है सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और स्टेट कैपिटल है ईटानगर, है ना, इसी के पास में सेंचुरी लोकेटेड है। यहाँ पे मेजर स्ट्रीम्स नदियों की आप बहुत सारी देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भाई आपकी पोमा है, पाम है, इसके साथ साथ पचेन जो है वो भी है, और न्यो रोची भी आ जाती है, इवन चिंग के भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, हैबिटेट की बात करें, मिक्स्ड एवरग्रीन से लेके यहाँ पर आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने सिलेक्ट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालयस एंडेमिक बर्ड एरिया में लाई करती है। यहाँ पर एशियन एलिफेंट, 4 स्पीसीज ऑफ हॉर्नबिल्स, टाइगर्स, एशियाटिक ब्लैक बियर वगैरह पाए जाते हैं। हंटिंग, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन, सेटलमेंट, इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पर कुछ थ्रेट्स आ रहे। फिर बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की सेलिब्रेट की गई 1861 टू 1923। इनका जन्म 1861 में भागलपुर बिहार में हुआ था। वो फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर कहलाई जाती हैं। ठीक है, वो ब्रह्मो समाज की भी एक मेंबर थी। इसके साथ साथ वो उन 6 रिप्रेजेंटेटिव में से एक थी जो आपका पहला फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में गया था। 1906 में उन्होंने वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में ऑर्गेनाइज करवाई। इसके साथ साथ उन्होंने कामिनी रॉय के साथ में वर्क भी किया था एक गवर्नमेंट कमेटी बनाने के लिए, ताकि उससे वुमेन माइनर्स की सिचुएशन बिहार और उड़ीसा में देखी जा सके। उनके एफर्ट्स की वजह से फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट 1891 में कंसेंट एक्ट जो है वो लाया गया। फिर हम बात करते हैं, नेम कॉल्स फॉर क्यूबास रिमूवल फ्रॉम यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट ऑफ यूएस। तो यूएसए की जो यूनिलेटरल लिस्ट है जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, यानी कि ऐसे देश जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसमें वो कंट्रीज आती हैं जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म को क्या करती हैं, स्पॉन्सर करती है, पैसे देती है। तो कंट्रीज जो ऐसी लिस्ट में रहती हैं उनको यूनिलेटरल इकोनॉमिक, कमर्शियल और फाइनेंशियल कोएर्सिव मेजर्स यूएस के द्वारा लिए जाते हैं। कई सारी चीजों को क्या है बाद मतलब इनको हटाया जाता है। इसमें भाई कौन आ जाता है? नॉर्थ कोरिया आ जाता है, ठीक है, ईरान आ जाता है, सीरिया आ जाता है, ये आपके इस लिस्ट में एडिशन है। प्लस क्यूबा जो है उसको भी ऐड किया जा चुका है। तो NAM की जो स्टैंड है कि भाई क्यूबा के राइट्स को जो है भाई आपका वो फेवर किया जाएगा। ठीक है, NAM क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उनका जो आपका स्टैंड है कि क्यूबा को फेवर किया जाएगा, इससे पता चलता है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले NAM की बात करें तो NAM का ओरिजिन आप सबको पता है 1955 की एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, जो कि कंडक्ट की गई थी बांडुंग इंडोनेशिया में, है ना। और फिर उसके बाद इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी की गई थी 1961 में बेलग्राड यानी कि सर्बिया में। इसको स्टेब्लिश किया गया था ताकि कोल्ड वॉर सुपर पावर्स जो आपकी यूएसए और रशिया आ जाती हैं उनके डोमिनेंस को हटाने के लिए, और इसका सीधा सा एम था नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना है, जो कि शायद नहीं कर पाए। फिर हम बात करेंगे, चाइनाज डोमिनेंस इन लीडर रेजेस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स अराउंड द वर्ल्ड। देखो भाई, करंट डिमांड जो आपकी आ जाती है लीडर की, लीडर क्या है? लीडर इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये प्राइमरली ड्रिवन है ऑटोनोमस व्हीकल्स के द्वारा।
और इसके एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड्स में पाए जा रहे हैं, कमर्शियल एज वेल एज मिलिट्री, है ना। ये है क्या, ये एक ड्वेल यूज रिमोट ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो कि लाइट को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स्ड लेजर, जिससे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है और मैप किया जाता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। ठीक है, ये भाई पल्स भेजी जाती है लेजर ट्रांसमीटर से, इसका इको जाता है जो कि लेजर रिसीव करती है और फिर वो पूरे एरिया को मैप कर लेती है। अब लीडर के टाइप्स बहुत अलग अलग आ जाते हैं। एक आ जाता है भाई टोपोग्राफिक, ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका पैथीमेट्रिक। तो देखो भाई, ये टिपिकली नियर इंफ्रारेड लेजर को यूज करती है मैप लैंड को मैप करने के लिए, और ये आपकी वाटर पेनिट्रेटिंग ग्रीन लाइट होती है जो सी फ्लोर और रिवर बेड एलिवेशन को भी मेजर करती है। ठीक है, इनके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक तो भाई लेजर ट्रांसमीटर आ जाता है, उसके बाद में एक स्कैनिंग मैकेनिज्म आ जाता है, और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर या फिर लेजर रिसीवर आ जाता है। ये आपका रडार और सोनार वाले प्रिंसिपल पे ही काम करता है, यानी कि एमिट किया जाता है पहले एनर्जी की वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए। रडार तो आप सबको पता ही है, इट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपके माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं। और सोनार सोनिक नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि साउंड वेव्स को यूज करती है, जबकि लीडर क्या करता है, ये लाइट वेव्स को यूज करता है। ठीक है, उसके बाद भाई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज कॉज वर्ल्ड वाइड आईटी डिसरप्शन। ये जो आपका आउटेज था, ये एक लॉजिक एरर की वजह से था। ठीक है, एक सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम में, जिसकी वजह से सिस्टम पर क्रैश हुआ और क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर और उसके साथ साथ बैंकिंग और जितनी भी बाकी सारी चीजें थी, ये सब आपकी सीवियरली इफेक्टेड हुई, है ना। एक असेसमेंट आरबीआई के द्वारा किया गया, उससे पता चला कि 10 बैंक्स और एनबीएफसी इंडिया में जो है, उन्होंने इस ग्लोबल आउटेज के जरिए माइनर डिसरप्शंस फेस किए। अब आईटी आउटेजेस की क्रिटिकल सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इकोनॉमिक डिसरप्शन आ जाता है ना। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स आपके टोटली बंद हो जाते हैं। बिजनेस रिलायंट जो क्लाउड सर्विसेज पे बिजनेस टिके रहते हैं, उनका शटडाउन हो जाता है। जैसे कि 2021 में मेजर आउटेज हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, है ना, तकरीबन 4 साल के लिए, वो सॉरी 4 घंटे के लिए। हेल्थ केयर की बात करें तो भाई देखो, हेल्थ केयर में भी जब टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि 2017 में वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक हुआ था हॉस्पिटल्स में यूके में, जिसके जरिए तकरीबन 19,000 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करें तो 2020 का साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कुंडकोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीसीआईएल में हुआ था। ठीक है, और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, एनर्जी सेक्टर डिसरप्शन, ये सब तो भाई इसमें आ ही जाते। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रेजेस कंसर्न्स अबाउट स्टडी राइज इन इंडियाज गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। तो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, उसकी करंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसकी वैल्यू जो नापी गई है, इट इज $250 बिलियन, जो कि 50 मिलियन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती है। इंडिया इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल ऑफ द वैल्यू चेन, पूरी वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, तो इंडिया 4.6% ग्लोबल ट्रेड टेक्सटाइल्स और अप्रैल में डील करता है। एक्सपोर्ट की बात करें 2013 से 2023 तक, तो इंडिया के एक्सपोर्ट जो है वो आपके 4.6% के बेसिस पे ही ग्रो किए हैं अगेंस्ट वियतनाम, जबकि वियतनाम के 81.6% और बांग्लादेश के 69.6% एक्सपोर्ट ग्रो किए हैं। अब इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में की कंसर्न्स क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, यानी कि आउटडेटेड और इंट्रिकेट जो प्रोसीजर्स हैं, जो कि आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी के द्वारा अपनाए जाते हैं। इसकी वजह से एक्सपोर्ट या कस्टम्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं, मैंडेटरी क्वालिटी नॉर्म्स लगाए गए हैं रॉ मटेरियल्स पे, लाइक पॉलिस्टर और विस्कोस स्टेपल फाइबर्स कॉम्प्लिकेट। इसकी वजह से इंपोर्ट्स कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, जिससे बाहर का सामान हम नहीं मंगा सकते, तो इससे क्या बोलते हैं, ग्लोबली compete करना मुश्किल हो जाता है। वीक वीविंग और प्रोसेसिंग फैक्टर्स और फास्ट फैशन इम्पैक्ट भी आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे, यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी रिजाइन 5 years बिफोर एक्सपिरेशन ऑफ हिज टर्म्स। तो भाई पूजा खेड़कर वाला इशू हुआ था, उसके बाद में
इन्होंने रिजाइन किया था, नॉट नेसेसरली उसकी वजह से, लेकिन इसको एज्यूम किया गया था। अब अगर हम यूपीएससी चेयरमैन की बात करें जो कि आर्टिकल 316 के अंडर में आते हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। टर्म 6 साल का रहता है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज का रहता है, जो भी पहले आ जाए। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो फिर ये इनकी एलिजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 10 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में कोई ऑफिस होल्ड किया हो। ठीक है, इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाता है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ना ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के। इनका रिमूवल जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अगर इनको इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है ना, या फिर अपने ऑफिस के टर्म के दौरान किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में शामिल होते हैं, या फिर ऑफिस को कंटिन्यू करने में खुद को अनफिट पाते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। फिर गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड यूविन पोर्टल फॉर चाइल्ड वैक्सीनेशन। ये आपका कोविन के जैसा ही आ जाता है, जो कि एक ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा काम है कि हर वैक्सीनेशन को कैप्चर करना जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए हो अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर बात होगी 9-लाइन की, तो चाइना और फिलीपींस जो है, फिलीपींस भाई और चाइना, इन्होंने एक डील की है कि भाई अपना कन्फ्रंट्रेशन जो है वो डिस्प्यूटेड शोल आइलैंड में हम खत्म करें। ठीक है, ये आपका शोल आइलैंड यहीं आसपास आ जाते से रहा, इसके बैरो शोल, तो ये जेम्स शोल, ये जो आपका पूरा का पूरा आइलैंड्स है, शोल आइलैंड्स हैं, इन पे हम लोग क्या करेंगे, इन पे हम लोग अपने झगड़ा को खत्म करेंगे। ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको चाइना ने भी क्लेम किया है 9-लाइन में। ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है चाइना के क्लेम्स का चाइनीज ऑफिशियल मैप्स पे और कंपैरेटिव मैप्स पे। डिस्प्यूटेड क्लेम्स जो साउथ चाइना सी में चाइना ने किए हैं, ये तकरीबन 90% साउथ चाइना सी को कवर करता है। ठीक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को ओवरलैप करता है, जो कि आपके ब्रुनोई के आ जाते हैं, इसके साथ साथ आपके इंडोनेशिया के आ जाते हैं, इवन आपके मलेशिया के भी आ जाते हैं, और इसके साथ साथ फिलीपींस के आ जाते हैं, ताइवान जो है उसके आ जाते हैं, और इवन वियतनाम कहाँ गया, वियतनाम के भी आ जाते। ठीक है, तो चाइना के जो क्लेम है वो 9-लाइन के अंडर में आ जाते हैं। उनको यूएन ट्रिब्यूनल ने 2016 में रिजेक्ट कर दिया था। फिर बात करेंगे इन्वेसिव जेब्रा मिजल हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलोराडो रिवर यूएसए। फिंगरनेल साइज यानी कि हाथ की नाखून के बराबर आपका एक मोलस्क जो है वो पाया गया है, जो कि नेटिव है कैस्पियन और ब्लैक सीज का। ठीक है, ये प्रोबेबली भाई यहाँ पर ग्रेट लेक्स में 1980s के आसपास आया था बिया वेलेस्ट वाटर, यानी कि समुद्र के पानी की वजह से। ठीक है, इनके हैबिटेट की बात करें, स्लो रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, वाटर पाइप्स वगैरह होती हैं। फीडिंग की बात करें तो ये फिल्टर फीडर्स को यूज करते हैं, जिससे प्लांक्टन और एल्गी को अलग किया जाता है पानी से। ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की बात करेंगे तो एक 6 मेंबर की स्टूडेंट्स की टीम जो इंडिया से है, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। ठीक है, और एक ऑनरेबल मेंशन भी जीता है इन द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO 2024। ये बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की IMO में, जब से इंडिया ने 1989 में डेब्यूट किया है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मैथमेटिक्स कंपटीशन है फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और इसको एनुअली अलग अलग कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला आपका जो है वो रोमानिया में किया गया था इन 1959। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाते हैं, ऑनरेबल मेंशंस भी दिए जाते हैं अच्छे एफर्ट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेल जो है वो दे दी एक एक्यूज्ड को, जिसको पुक किया गया था अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 UAPA। कोर्ट ने ये नोटिस किया कि अक्यूज्ड जो है वो तकरीबन 9 सालों से कस्टडी में है और उसका ट्रायल बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, यानी कि सेक्शन 43D5 ऑफ यूएपीए क्या करती है, ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाती है बेल के ऊपर कि, और जनरली ये मना करती है कि भाई एक्यूजिशन अगर प्राइमा फेसी ट्रू है, उसके ऊपर जो दोष लगाया गया है वो सही है, तो फिर बेल नहीं दी जानी चाहिए। एससी का जजमेंट आया, वो आया है KA नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए की जो बेल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 को ओवरराइड नहीं करने चाहिए। फिर बात करते हैं लाओस, जिसकी कैपिटल है वियंटियन। तो रिसेंटली 13 इंडियंस जो हैं उनको ल्योर किया गया
साइबर स्कैमिंग सेंटर्स में लाओस में उनको रेस्क्यू किया गया है। तो ये आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री आ जाती है, साउथ ईस्ट एशिया की एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री आती है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज में नॉर्थ में आ जाती है चाइना, वियतनाम आ जाती है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ, कंबोडिया आ जाती है साउथ में, थाईलैंड आ जाती है वेस्ट में, और म्यांमार आ जाती है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, ये आसियान ग्रुप का एक मेंबर है और RCEP ग्रुपिंग का भी एक मेंबर है। क्लाइमेट अगेन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरह यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, मेजर रिवर्स की बात करें तो भाई मीकोंग रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है, और इसकी कैपिटल जो आपकी वियंटियन है वो भी इसी रिवर पर सिचुएटेड है। मिनरल्स में गोल्ड, कॉपर, जिंक, लेड वगैरह पाई जाती है। मेजर माउंटेन्स में एनामाइट रेंज है, लुआंग प्रवांग रेंज है, और हाईएस्ट पीक आ जाती है माउंट बिया। अब उसके बाद बात आ जाती है रिपोर्ट द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ डेटा सेंटर्स इन एम्पावरिंग इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन को रिलीज कर दिया गया है। इस जॉइंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया है एसोचैम और PwC ने। इसमें हाईलाइट किया गया डेटा सेंटर्स के रोल को इन एडवांसिंग इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। अब ये डेटा सेंटर क्या होता है भाई? डेटा सेंटर एक डेडिकेटेड सिक्योर स्पेस होता है जहाँ पे कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंसंट्रेटेड होता है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग और अलोइंग एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, है ना। ये की इनेबलर्स होते हैं जिससे डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में फैलाया जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रिमोट वर्क इनेबल किया जाता है, एजुकेशन इनेबल की जाती है और स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इंडियंस सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे 2028 में, डेवलप्ड मार्केट यूएस जैसों को भी वो सरपास कर देंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 ने हाईलाइट किया है एक इंक्रीज को इन मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग इंडियंस। मेंटल हेल्थ आपकी एक ऐसी स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग होती है जिससे लोग स्ट्रेस जो उनके जीवन में आते हैं, है ना, उससे डील करते हैं, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, दे लर्न एंड वर्क वेल और कंट्रीब्यूट करते हैं कम्युनिटी। सर्वे के हिसाब से 10.6 एडल्ट जो इंडिया में है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस कर रहे हैं, जबकि ट्रीटमेंट गैप जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए है वो 70 से लेके 92% तक आ जाता है फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स। ऐसा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 ने कहा है। हायर रेट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है वो अर्बन एरियाज में पाई जा रही है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। ठीक है, एंड अर्बन नॉन मेट्रो रीजन, वहां पर लोग खाने पीने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सोशलाइजिंग में बिजी रहते हैं। 2019 में आपका 1 in every 8 पीपल यानी कि 970 मिलियन लोग ग्लोबली आपके मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित थे, WHO की रिपोर्ट के हिसाब से। फिर बात करिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट। इस साल की जो थीम थी वो थी भाई आपकी एसिलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशंस थ्रू इनोवेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो 10.2 मिलियन हेक्टेयर के हिसाब से डिक्लाइन कर गई 2015 से लेके 2020 के ईयर की बात की जाए, है ना, और वो पहुंच गई 15.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। सॉरी, वो पहले थी आपकी 1990 से लेके सन 2000 तक। इंडिया को थर्ड रैंक पे रखा गया है फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया 2010 से लेके 2020, और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है आप सपोर्ट लाइवलीहुड जो है वो तकरीबन इंडिया में 275 मिलियन लोगों को सपोर्ट कर। फिर उसके बाद इंटरनेशनल नोवा कोलैबोरेशन रिवील्स न्यू फाइंडिंग ऑन न्यूट्रिनोज। नोवा एक्सपेरिमेंट जो है आपका, ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि न्यूट्रिनोज की प्रॉपर्टीज क्या है। मेरी टंग बहुत ट्विस्ट कर रही है। ठीक है, नोवा यानी कि न्यूमी ऑफ एक्सिस वे अपीरियंस, ये यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है ना। कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी इसके पार्ट हैं। अब ये जो न्यूट्रिनोज आते हैं ये 3 वेराइटीज में आते हैं। एक तो आता है आपका म्योन, ठीक है, एक आता है इलेक्ट्रॉन और एक आता है टाउ। ठीक है, न्यूट्रिनोज न्यू नोवा रिजल्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 लाइटर न्यूट्रिनोज और एक हैवियर वन, है ना, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल ऑर्डर थ्योरेटिकल मॉडल जिसको कहा जाता है। अगर हम न्यूट्रिनोज की बात करें तो 1930 में फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पॉली ने हाइपोथेसाइज किया था कि एक पार्टिकल जो है वो न्यूट्रिनो जैसा एग्जिस्ट करता है। इसके नेचर की बात करें तो इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैटेगरी में डाला जाता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है
वो नहीं पाया जाता है, मास इसका बहुत थोड़ा होता है। सेकंड मोस्ट एबिडेंट पार्टिकल्स फोटॉन्स के बाद आ जाता है, जो कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट होते हैं। और मोस्ट एबिडेंट आ जाता है जो आपके मैटर को बनाते हैं, ठीक है। इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट बहुत रेयरली करते हैं, इसीलिए इनको गोस्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंड सस्टेनेबल फर्टिलाइजर सब्सिडी मैकेनिज्म। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है जो करंट आपका स्कीम चली आ रही है, डिजाइन चली आ रही है फर्टिलाइजर सब्सिडी की इंडिया में, और इसको इम्प्रूव करने की वेज के बारे में रिकमेंडेशंस भी दी। करंट आपका क्या चल रहा है? करंट यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट डेटा जो उनको स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है वो कैलकुलेट करती है ना। क्या कैलकुलेट करती है? रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, और उसके बेसिस पे फर्टिलाइजर्स को एलोकेट करती है स्टेट्स को हर सीजन के लिए। स्टेट्स फिर क्या करते हैं, स्टेट इस फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स को बेचते हैं थ्रू डीलर्स, है ना, और प्राइमरी कल्चरल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ऑफ यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल आपके डिवाइसेस होते हैं उनके जरिए। कितना फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को बेचा गया, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को उसी के बेसिस पे देती है। करंट सिस्टम में इशू ये आ जाते हैं कि पीओएस के जो डिवाइसेस हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स के साथ में इंटीग्रेटेड बिल्कुल नहीं है। फर्टिलाइजर्स कोई भी खरीद सकता है जिसके पास आधार है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। क्वांटिटी पर पर्सन पर फैमिली की कोई भी लिमिट भी नहीं लगाई गई है। फाइनेंशियल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाते हैं ओवर यूज, नॉन एग्रीकल्चर यूज और पब्लिक रिसोर्स वेस्टेज की वजह से, ठीक है। यूरिया जो है, यूरिया आपका 82% ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में आ जाता है, जिसकी वजह से इनबैलेंस्ड एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम रेशियो आ जाते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर कंजप्शन इम्बैलेंस की वजह से सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, हेल्थ हजार्ड्स भी आ जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 की, करंट ग्लोबल अप्रोच टू डील विद क्लाइमेट चेंज इज फ्लॉड, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। सर्वे ने यह बोला कि करंट ग्लोबल अप्रोच जो है वो इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को क्या करता है, इग्नोर करता है। अब ग्लोबल अप्रोच फ्लॉड कैसे है, तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है इन एडिक्वेट फंडिंग का, ठीक है, कि भाई सिर्फ 100 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो आपके प्लेज किए गए थे डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा टिल 2020, जो कि आपका होना चाहिए था 6 ट्रिलियन, है ना, जिसको डेवलपिंग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट है बाय 2030, ताकि वो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को मीट कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फिर हम बात करेंगे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन की। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है, इंडियन लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करेगा फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए, ताकि वो डीप सी मिनरल्स को क्लैरियन क्लिपर्टन जोन जो पैसिफिक ओशन में आता है, ये पैसिफिक में लाई करता है ना, इसको क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग कर सके। ये पूरा का पूरा रीजन 5000 किलोमीटर में फैला हुआ है सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। इसकी डेप्थ 4 किलोमीटर से लेके 5.5 किलोमीटर आ जाती है। ये हवाई और मैक्सिको के बीच वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ वाला इलाका है ये यहाँ पर आपके पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आपके पोटेंशियल मिनरल रिसोर्स होते हैं, कॉपर निकल कोबाल्ट आयरन मैंगनीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है, सोलर पैनल्स के लिए जरूरी है, और इसमें मैंगनीज निकल कॉपर कोबाल्ट वगैरह आ जाते। फिर बात करेंगे प्रोबायोटिक की। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने नया स्ट्रेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम का ढूंढ निकाला है, जो कि एक प्रॉमिसिंग प्रोबायोटिक शामिल मत साबित हो सकता है फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक आपके लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है, जिनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जब इनको बॉडी पे अप्लाई किया जाए या कंज्यूम किया जाए। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को कहा जाता है लैक्टोबाइसिलस एसिडियोफाइलस। इन नेचुरली अगर होते हैं ह्यूमन गट के अंदर, है ना, और बाकी बॉडी पार्ट्स में। इससे हमारा डाइजेस्टिव शुगर्स को, जैसे कि लैक्टोज वगैरह आ जाती हैं, उनको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। इनको आप दही वगैरह यानी कि योगर्ट वगैरह में देख, फूड्स होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जा सकता है। इनके बेनिफिट्स की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हेल्थ को बढ़ाते हैं, बॉडी को हेल्दी बनाते हैं माइक्रोजम की हेल्प से, और सिस्टमेटिक इम्यून रिस्पॉन्स भी स्टिमुलेट करते हैं।
फिर बात करेंगे ग्रीनियम यानी कि ग्रीन प्रीमियम की, तो इंडियन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं उनको ग्रीनियम प्राइवेट इन्वेस्टर से नहीं मिला है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 का कहना है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई? ग्रीन बॉन्ड्स आपके वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि फंड करते हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, यानी कि उन प्रोजेक्ट्स को ग्रीन की कैटेगरी में डाला जाता है नेशनल और इंटरनेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमीज के हिसाब से। अब ग्रीनियम की बात करें तो इसका मतलब होता है वो प्राइसिंग बेनिफिट्स जो कि बेस्ड रहते हैं इस लॉजिक पे कि इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा पे करना चाहते हैं या फिर लोअर यील्ड्स, लोअर प्रोडक्शन एक्सेप्ट करने को तैयार है इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट का सस्टेनेबल इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेफिनेशन है, ठीक है। और मतलब ये एडिशनल कॉस्ट होती है एक क्लीन टेक्नोलॉजी को चूज करने की ओवर द वन जिसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा इम्पैक्ट इमिट होती। फिर उसके बाद लाइबेरिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल है मोनरोविया। तो ग्रुप ऑफ सीनेटर्स जो लाइबेरिया में है उन्होंने ये प्रपोज किया है कि कैपिटल सिटी को भाई हम जो है वो अपना शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये वेस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर लोकेटेड है, ठीक है। लैंड बाउंड्रीज की बात करें तो भाई यहाँ पर सियरा लॉन आ जाता है और उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, गीना आ जाता है एग्जैक्टली नॉर्थ में, कोट डिवलायरे आ जाता है इनके ईस्ट में, मेरीटाइम बाउंड्री में यहाँ पर आ जाता है अटलांटिक ओशन, साउथ में भी और वेस्ट वेस्ट में भी और साउथ में भी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट है इनका माउंट वुटेवे, ठीक। मेजर रिवर्स में आ जाती है मानो, लोफा, सेंट पॉल एसेट्रा। क्लाइमेट यहाँ का जो है वो है ट्रॉपिकल, हॉट है, ठीक है, ह्यूमिड है, ड्राई विंटर्स होती हैं, गर्म दिन होते हैं। आयरन और टिम्बर, डायमंड्स, गोल्ड वगैरह यहाँ पर जो है वो बहुतायत में मिल जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के लिए है, दोनों लोगों के लिए भाई, जो सीएपीएफ एसी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो भाई सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं यानी कि सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है। सीएपीएफ एसी का जो बैच है जिसको हमने नाम दिया है चीता बैच, ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा 2025 से। आपका एग्जाम जो है वो 4 अगस्त को है, 4 अगस्त 2025 को आपका एग्जाम है ना। ये 7 महीने का ऑनलाइन बैच है, पेपर 1 और पेपर 2 कंबाइंड के लिए। आप सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, और कंबाइंड भी चूज कर सकते हैं जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले ही हमने जो है बसंतर बैच को लॉन्च कर दिया है फॉर CDS 1 2025। ये आपका 100 डेज का बैच रहेगा जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका 30 अप्रैल तक और थोड़ा टाइम उसके बाद भी जब तक हम पेपर का डिस्कशन करें, यानी कि आपके 100 से ज्यादा डेज इसमें कवर हो जाए। ये दोनों के दोनों बैच आपके 1 जनवरी को एक साथ स्टार्ट किए जाएंगे। एक सीएपीएफ एसी के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ये साल में भाई आपका एक वार होता है और ये साल में आपका ट्वाइस होता है। तो इसका पहला वाला बैच जो है बसंतर 1 वो ऑलरेडी रनिंग है जो आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा और फिर वो आप लोगों को ज्वाइन करेगा अप्रैल की स्टार्टिंग में रिवीजन के लिए, ठीक है। इनकी डिटेल में ऑलरेडी वैसे बहुत बार डाल चुका हूँ, वीडियोस वगैरह सर डले हुए हैं यूट्यूब पे, फिर भी आप 8839961158 पर डीएम कीजिए और इनकी डिटेल्स लीजिए या फिर आप डायरेक्ट इनरोल भी कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा आपको, फीस क्या है, शेड्यूल क्या है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बाकी की अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए भाई इनरोल करना है डायरेक्ट तो वो आप कर सकते हैं। देखो आप लोगों को हमारी क्रेडेंशियल्स के बारे में पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो भाई CDS 1 to 2024 में हमारे जो करंट अफेयर्स हैं 22 करंट अफेयर्स 35 में से पूछे गए। CDS 1 2024 की बात करूं जो कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, उसमें भी 25 से ज्यादा करंट अफेयर्स हमारे 40 करंट अफेयर्स में से पूछे गए थे। बाकी सब्जेक्ट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, है ना, वो तो चलो बात की बात है। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा आता है, पूरे जो हम पढ़ाते हैं क्लासरूम में से पूरा पूरा कंटेंट आता है। मार्केटिंग हमारी हाँ उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करवाता हूँ। स्टडी में इंटरटेनमेंट नहीं रहता है, गॉसिपिंग नहीं रहती है, स्टोरी टेलिंग नहीं रहती है, हम सिर्फ, दैट्स वाई हम थोड़े से अंडररेटेड हैं, ठीक है। आपका वर्ड ऑफ माउथ हमें बहुत हेल्प करेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल एंड इसके साथ साथ अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट फॉर अ प्रीमियम एंड एलीट गाइडेंस फॉर CDS एंड CAP, ठीक है। बस इतना ही कहना था। बताइए कि भाई डिफेंस स्टाफ जो है इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, नए बैच लॉन्च हो रहे हैं, तो लाइव क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए आप दोनों इस बैचेस को में से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा, ठीक है।
चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद टू यू।